तो और उसके बाद में आप ग्लेशियर ट्रेनिंग करने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका शेड होगा, ये दो, इसमें आप रुकेंगे बीच में, इन दोनों शेड के बीच में ही माइनिंग में, यहाँ पे आपका कुक हाउस होगा, ये आपका हेलीपैड है, तो यहाँ पे फुटबॉल वॉलीबॉल आप खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आप HMI से स्टार्ट करेंगे, बाय रोड यू विल गो टू यकसुम, जो 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पे आप गाड़ी से जाएंगे। वहाँ पे पहुँच के आप लंच करेंगे, लंच करने के बाद में थोड़ा साइट सीइंग करेंगे, फ्लोरा फौना उधर का देखेंगे। उसके बाद में रात को बाहर कैंप लगा के सोना है। अगले दिन मॉर्निंग 6:30 7 o'clock नेक्स्ट डे आपको ट्रैक स्टार्ट करना है सोका के लिए। तो ये यकसुम की जो हाइट होगी ये होगा 5000 फीट पे। जब आप सोका जाएंगे तो ये 10,000 के आसपास हो जाएगा, तो 5000 फीट आप गेन करेंगे हाइट। ठीक है, तो यहाँ मॉर्निंग 6:30 स्टार्ट करेंगे, बाय 3 o'clock 4 o'clock के आसपास सोका पहुँचेंगे। यहाँ पे 2 दिन आपको एक्लेमेटाइजेशन करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट 5000 से 10,000 पे आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेज पे आप इंटर कर लेंगे, तो यहाँ पे एक्लेमेटेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 दिन आप एक्लेमेटाइज करेंगे, आपका बीपी चेक होगा। बीपी अगर किसी का 150/100 से ऊपर आ रहा है तो वो नीचे आ जाएगा, सही। जिसका कम रहेगा वो फिर जोंगरी जाएगा। जोंगरी की जो हाइट है वो 12,500 400 के आसपास रहेगी जोंगरी की हाइट, और ये वैली के बीच में बना है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो कंडीशन होगी इससे बेकार कंडीशन यहाँ पे होगी, क्योंकि वैली के बीच में ठंड ज़्यादा होगी, यहाँ पे हवा विंड चिल फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप 1 दिन रुकेंगे, 1 दिन के बाद में आप जाएंगे बेस कैंप। ठीक है, तो इधर से जाने के लिए ये जो डिस्टेंस होगा आपका 17.5 किलोमीटर होगा, ये आपका जो डिस्टेंस होगा वो 9 किलोमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस होगा 11 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ जोंगरी से दूरिंग जाएंगे, दूरिंग के बाद में आप जोंगरी पास क्रॉस करेंगे, उसके बाद में सीधा ढलान है, सही। फिर ढलान क्रॉस करके फिर सीधा बेस कैंप से पहले चढ़ाई है, एक रिवर आएगी, रिवर को क्रॉस करके सीधा चढ़ाई है। तो ये है नॉर्मली आप 2 3 4 चौथे दिन आप पहुंच जाएंगे बेस कैंप नॉर्मली, और ये बेस कैंप की जो एल्टीट्यूड है वो 14,500 के आसपास है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप सेकंड स्टेज पे जा रहे हो। एज पर आर्मी एक्लेमेटेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ सेकंड स्टेज पे जाने के लिए कम से कम आपको 10 दिन चाहिए होते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं 4 दिन में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी में होंगी, तो उन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑफ हाई एल्टीट्यूड जो एरिया रहता है उसका एटमॉस्फेयर, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, एक्लेमेटेशन शेड्यूल, टाइप ऑफ इलनेस, जनरल प्रिकॉशन, प्रिवेंशन ऑफ कोल्ड इंजरीज, इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स। एल्टीट्यूड बोलते किसे हैं? हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं एल्टीट्यूड मोर देन 2,700 मीटर। ठीक है, मतलब 9,000 फीट से जो ऊंचाई रहती है उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड। दार्जिलिंग है 7,400 पे, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि वेदर ठंडा है, ऊपर से क्या है कि नींद नहीं आई होगी कुछ लोगों को पहली रात में, सही ना, 1-2 दिन नींद नहीं आएगी, तो ये नॉर्मली एल्टीट्यूड का भी रहता है। सेकंड मेन प्रॉब्लम जो होती है, पहली जब आप इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो जो ऑक्सीजन रहता है एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाता है, सही ना। तो जो आपको ब्रीथिंग के लिए नॉर्मल, जैसे अभी इस जगह पे है तो हवा में ऑक्सीजन है तो हम नॉर्मल ब्रीथिंग ले पा रहे हैं। जब हम एल्टीट्यूड पे होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम खींच के सांस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी, तो हम सांस को गहरी सांसें लेंगे ताकि ऑक्सीजन आ सके बॉडी में। थोड़ी दूर चलेंगे सांस को लेंगे। थर्ड फैक्टर क्या रहता है कि जब आप एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है, एयर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, आप सूरज के और नज़दीक हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेस, कॉस्मिक रेस सारी ज़्यादा होती हैं, तो अच्छा गॉगल्स लेके जाना, पालिका बाजार से लिया हुआ नहीं चलेगा भाई, सही ना। अच्छा यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स लेके जाना, सन क्रीम ले लेना, 50 SPF वाली है, 75 SPF वाली, वही काम करेगी, वरना फिर पूरा
सनबर्न होता है अच्छा खासा। आप जब ग्लेशियर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सनबर्न होता है, और नहाएंगे तो है नहीं वहाँ पे, सही ना। तो अपनी हाइजीन भी थोड़ी मेंटेन करके रखनी है। दूसरा, इतनी ऊंचाई पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, पहाड़ों में ऊंचाई पे ज़्यादा विंड चिल फैक्टर रहेगा, तो अनवांटेड अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है ठंड में, हल्की सी टी शर्ट पहन के नहीं घूमना है उधर। दिस थिंग आई एम टेलिंग, जो नॉर्थ साउथ इंडियन लोग हैं, सही ना, पुणे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, इधर का है, तो वो मैंने देखा है कि उन लोगों को फिर ठंड लगती नहीं है, जब लगती है बहुत ज़्यादा लगती है। तो लेयर्स में कपड़े पहनने हैं, अपने उस्ताद से पूछ लेंगे कि कैसे कपड़े पहनते हैं, ट्रैक पे कैसे कपड़े पहनना है। ये नहीं है कि मतलब फैदर जैकेट डाल के ट्रैक पे चले गए, तो फैदर जैकेट डाल के जाओगे, ऊपर जाके गिरी जाओगे एग्जॉशन से। तो लेयर्स में कपड़े पहनने, हल्के पहनने, क्योंकि जब आप चलेंगे, ट्रैक करेंगे, अपने आप ही बॉडी से पसीना आएगा, निकलेगा, ऊपर जाके वो कपड़े जो गीले होंगे वो चेंज करने हैं, दूसरे कपड़े पहनने, ठीक है। पानी पीते रहना। दूसरा, चारों तरफ मोनोटोमी होगी, लैक ऑफ जनरल एमिनिटीज, सही ना, पिज़्ज़ा बर्गर वर्गर नहीं मिलेगा वहाँ पे, वाई और मैगी मिल जाए तो अच्छी बात है, ओके। टावर नहीं रहेंगे वहाँ पे, सोखा तक आपको टावर मिलेंगे, उसके बाद में कोई टावर बन गया तो गर्लफ्रेंड से पहले बता देना कि 17-18 दिन के लिए। तो जब आप इतनी ऊंचाई पर रहते हो तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहती है, सही ना, ऑक्सीजन कम है, तो आप गहरी सांस लेते हो, तेज तेज सांस लेते हो। दूसरा, थोड़ी दूर चलोगे आप तो सांस फूल जाएगी, जो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप 100 मीटर चल रहे हैं नहीं फूलती है, लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो 100 मीटर चलेंगे आपकी सांस फूल जाएगी। हल्का सर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे किसी को, ड्राइनेस होगी लिप्स पे, स्किन, नोज, स्किन ड्राई हो जाएगी, सही ना। पेट में थोड़ा गैस फॉर्म होगी, भूख कम लगेगी, नींद नहीं आएगी, माइल्ड हेडेक होगा, यूरिन ज़्यादा है, किडनी होती है वो डायलिसिस में चली जाती है, तो पेशाब आपको ज़्यादा आएगा। आप हैं ऊंचाई पे जहाँ पे ठंड है, प्यास लगेगी नहीं, तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो पानी हमेशा पीते रहना है, गर्म पानी पीना है, इवन वाइल गोइंग ऑन ट्रैक आपको गर्म ही पानी पीना है। ये नहीं है कि झरना दिख गया जाके पानी पी लिया, तो उसमें क्या रहेगा, एक बार आपने गर्म शरीर के ऊपर ठंडे पानी से पी लिया तो फिर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, खांसी जो रहेगी वो कंटिन्यूस आपको बेस कैंप तक रहेगी, और फिर वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो थर्मस रख लेना एक, और गर्म जितना हो सके गर्म ही पानी पीना है, मिला के थोड़ा गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं पीना। एक्लेमेंटेशन जो शेड्यूल है वो फॉलो करना है, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है दिन में। ईट मोर स्टार्ची एंड थोड़ा मीठा खाना खाना है, वैसे चॉकलेट ये लोग देंगे तो चॉकलेट खाते रहना, है ना। ज़्यादा चॉकलेट नहीं लेके जाना है कि 5-10 केजी, 20-30 केजी का पिट्ठू है, उसमें 10 केजी चॉकलेट ही भर ली, लड्डू भर ली, वो नहीं। थोड़ा अपना वेट का भी देख लेना, क्योंकि जितना वेट आप भरोगे उतना ही लेके जाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाना है, और चेयरफुल रहना है, बातें करनी है एक दूसरे से। बुक है, बुक पढ़ लीजिए, सही ना, या फिर आपस में बातें करिए। कार्ड है तो कार्ड गेम खेलिए वहाँ पे, ओके। क्योंकि आपके पास में जब आ जाएंगे, ग्लेशियर ट्रेनिंग जो रहती है, सुबह जाएंगे आप 7 बजे के आसपास निकलेंगे, बाय 3 o'clock आप आएंगे। 3 o'clock के बाद में आपको 2 घंटे छोड़ देंगे खाना वाना खा के, उसके बाद में फिर शाम में थोड़ा सा क्लासेस होंगी, उसके बाद में आप फ्री हैं, बस जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद में फ्री हैं, तो फ्री में कार्ड गेम खेल सकते हैं, ठीक है, बातें करो आपस में। जब कोई इंसान, सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं जब कोई इंसान पहली बार हाई एल्टीट्यूड में जाता है। पहला आता है हेडेक होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव कफ, पल्पिटेशन, थोड़ा लगेगा ऐसे, मेंटल इरिटेबिलिटी, क्योंकि आइसोलेटेड है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जो इम्यूनिटीज आपको मिल रही है वो नहीं मिल रही है, सही ना। हेलुसिनेशन एक्सट्रीम केस में आता है, सबको नहीं आता ये। डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, कंजेशन होता है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, इसमें से कोई एक चीज हो सकती है किसी को, या किसी को भी नहीं हो सकती, लेकिन ये सारे सिम्टम होते हैं जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं। ब्रेथलेसनेस होगी,
मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, ड्रॉजीनेस, डिप्रेशन, गिडीनेस, वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये सारी सिम्टम देखे जाते हैं जब कोई इंसान फर्स्ट स्टेज पे जाता है हाई एल्टीट्यूड में। किसी को कुछ नहीं होता है, किसी की बॉडी, हर किसी की बॉडी अलग अलग रहती है। सही ना? तो अभी एक्लेमेटेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्लेमेटेशन होता क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ द बॉडी एडेप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड। सही ना? इसमें चेंजेस क्या आते हैं? एक तो ब्रीथिंग चेंजेस आता है, ब्लड सर्कुलेशन आता है, ब्लड फ्लूइड बैलेंस आता है। ब्रीथिंग में पैटर्न में क्या रहता है? हाइपर वेंटिलेशन। सही ना? जो सांस होती है वो गहरी होती है, फास्टर होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है एक्सर्शन में, पैटर्न चेंज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में क्या रहता है? टैकीकार्डिया रहता है। सही ना? और हम जब ऊपर जाते हैं तो क्या रहता है? ऑक्सीजन कम है, तो हमारी बॉडी में क्या रहता है कि जो आरबीसी के साथ में ऑक्सीजन बाइंड होती है, तो सारी जगह बॉडी में हर जगह पहुंचाने के लिए क्या रहता है कि हमारी बोन मैरो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करती है। सही ना? तो अगर आप 2-3 महीने रुके हैं हाई एल्टीट्यूड में तो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन में ये चेंजेस आते हैं। बॉडी फ्लूइड, तो आपका जो यूरिन मतलब किडनी होती है वो डायलिसिस फेज में चली जाती है, पेशाब ज़्यादा आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या रहता है कि जो आपका इनिशियल स्टेज में आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बाद में 7 से 10 दिन लगते हैं जब वो नॉर्मल हो जाते हैं। 80% जो ओवरऑल एक्लेमेटेशन होता है वो 10 दिन के अंदर होता है, फिर 95 6 वीक के बाद में होता है। तो इतनी देर तो आप रुकोगे नहीं, आप नॉर्मली 17-18 दिन तक ही रुकोगे वहाँ पे। अब ये है एक्लेमेटेशन शेड्यूल। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेज, आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो है 9,000 से 12,000। डे 1 में, डे 1 और 2 में रेस्ट करना है, नो क्लाइंब। डे 3-4 में वॉक करना है 1.5 to 3 किलोमीटर, अवॉइड स्टीप क्लाइंब। डे 5-6 में वॉक 5 किलोमीटर, क्लाइंब 300 मीटर एट स्लो पेस। सही ना? तो पहला स्टेज हो गया आपका ये, जो रहता है वो पूरे टोटल 6 दिन का, अगर आपको फर्स्ट स्टेज पे रुकना है। अगर आपको सेकंड स्टेज पे रुकना है तो 6 + 4। ठीक है, तो आपको स्लो वॉक करना है, अवॉइड क्लाइंब करनी है, स्लो वॉक विद क्लाइंब ऑफ 300 मीटर। और फिर थर्ड स्टेज में भी सेम लाइक सेकंड। तो अगर आपको थर्ड स्टेज पे जाना है तो एज पर ये जो शेड्यूल है तो हम लोग फॉलो करते हैं, कम से कम आपको 14 दिन एक्लेमेटेशन करनी है। ठीक है, लेकिन एक्सपीडिशन में 14 दिन आप एक्लेमेटाइज नहीं कर सकते क्योंकि खर्चा बहुत आता है, पोर्टर का, बाकी सारी चीजों का। तो आपको डे जो कैंप है वो उसी हिसाब से फिर बनाने पड़ते हैं। तो री एंट्री ये नॉर्मली आर्मी वालों के लिए है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूं हम लोग क्या फॉलो करते हैं। री एंट्री अगर हाई एल्टीट्यूड में करनी है, अगर आपकी एब्सेंस 4 वीक से ज्यादा, मतलब 1 महीने से ज्यादा छुट्टी गए हैं, तो आपको फुल एक्लेमेटेशन करना है। अगर 10 दिन से कम है, छुट्टी गए हैं 10 दिन से, मतलब हाई एल्टीट्यूड से ले में है, सपोज आप पोस्टेड ले से छुट्टी गए 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद में आप वापस आ गए तो कोई एक्लेमेटेशन की जरूरत नहीं है। अगर 10 दिन से 4 वीक के बीच में है, मतलब 20 दिन छुट्टी गए हैं, तो सिर्फ 4 दिन का एक्लेमेटेशन करना है ईच स्टेज। डे 1-2 में रेस्ट करना है, शॉर्ट वॉक करना है। डे 3 में स्लो वॉक 1.2 किलोमीटर, नो क्लाइंब। डे 4 में वॉक 1-2 किलोमीटर का, क्लाइंब अप। अब आते हैं हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या चीजें रहती हैं जो हमें, बीमारियां रहती हैं जो होती हैं, और कोल्ड वेदर में क्या बीमारियां होती हैं। जैसे EMS होगा, पहली बीमारी है जो हाई एल्टीट्यूड पे होती है, EMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस। सेकंड होती है हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा, अभी हेस बोलते हैं, ई बोलते हैं, क्योंकि ओडेमा की स्पेलिंग उन्होंने चेंज कर दी है, तो अभी हेस हो गया है, हैको नहीं हुआ है। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा, तो ये हेप हो गया है। सही ना? हैको पहले बोलते थे, अब हेप हो गया है। फिर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। तो ये मेजर बीमारियां हैं जो आपको, आप सर्टेन एल्टीट्यूड पर जाएंगे, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में, वहां पे होती है। ये बीमारियों का कोई लिंक नहीं है एक्लेमेटेशन से। तो हाई एल्टीट्यूड रेटिनोपैथी होती है आंखों में, हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाती है ब्लड की, क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड कफ आता है, ये आप में बीमारी देखी जाएगी।
ये हाई एल्टीट्यूड कफ, बहुत ज़्यादा, कम से कम हर बैच में 10-15 लोग तो इसी की वजह से डाउन जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड कफ, वो आते हैं यहाँ पे दार्जिलिंग में, जो आपका 5-6 दिन का टाइम रहता है, यहाँ पे भी आपको अपने आप को कवर करके रखना है। पहले दिन मैंने देखा था एक बंदा, कौन था वो, टी शर्ट में घूम रहा था, शॉर्ट और टी शर्ट में। तो पहले दिन ही आओगे, पहले दिन ही अगर जुकाम खांसी हो गया, वो धीरे धीरे, क्योंकि आप एक्सर्शन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वो कम नहीं होता है, रेस्ट मिलता नहीं है आपको। तो डे 1 से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कफ अगर लग गया है तो उसे प्रॉपर पहले ही ट्रीट कर लो, क्योंकि एक बार ऊंचाई पे गए फिर वो प्रॉब्लम करेगा आपकी ट्रेनिंग में। इफेक्ट ऑफ कोल्ड, चिलब्लेन्स, ट्रेंच कोट, फ्रॉस्ट नेप, फ्रॉस्ट बाइट एंड हाइपोथर्मिया, ये कोल्ड रिलेटेड इंजरीज हैं। ये आपकी हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड इंजरी है, ये नॉर्मली एल्टीट्यूड पे होती है। तो अभी हम एक एक को क्लिनिकल सिनेरियो से समझेंगे कि अगर किसी को 24-year-old रमेश, ट्रेनी फ्रॉम हिमाचल, ट्रैकिंग फ्रॉम मनाली, जिसकी हाइट 2050 मीटर थी, रोहतांग पे गया जिसकी हाइट 3900 थी, बरालचा गया जहाँ की हाइट 4900 मीटर थी। विद इन 2 days, सही ना, इसने एक्लेमेटेशन नहीं करा था, जहाँ का टेम्परेचर -5 था नाइट में। उसे सिम्टम क्या है, उसे हेडेक होने लगा, परसिस्टेंट, रात में ज़्यादा होने लगा, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट हुई, सही ना, फैटिग, पुअर स्लीप हुई, सही से सो नहीं पाया, डिजीनेस, सर में थोड़ा सा दर्द हल्का हल्का, माइल्ड स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड, उसका हार्ट रेट 108 था, सैचुरेशन 82% एट रेस्ट। ये 90 से ऊपर होना चाहिए, जो इसका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पहले तो उसे रोकेंगे कि भाई इतनी जल्दी से 2 दिन में तुम 2000 से 4900 चले गए तो रुक जाओ, ठीक है, और ज़्यादा ऊपर नहीं जाओ, और सब रेस्ट लो, एक्लेमेटाइज करो। सैचुरेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम ऑक्सीजन देंगे 2 से 3 लीटर नाजल कैनुला से। हमारा एम रहेगा कि हम 90% से ऊपर रहे करें। मेडिसिन देंगे एसिटाजोलामाइड, जो कि डायबिटिक है, 250 mg बीडी, सही ना। ये हमें एक्लेमेटेशन में हेल्प करती है, और ये हम प्रोफिलैक्सिस के तौर पे भी अपना सकते हैं। जैसे कोई बंदा है पुणे का, उसे जाना है लेह में, और वो चाहता है कि मैं जाऊं लेह में, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, जो नॉर्मल इंसान को होती है मुझे ना हो, तो वो क्या कर सकता है, एसिटाजोलामाइड नीचे से डायमॉक्स करके टैबलेट आती है, वो नीचे से ही स्टार्ट कर सकता है 3 दिन पहले, सही ना। मतलब पुणे में है, पुणे से स्टार्ट कर ले, दिल्ली में है, दिल्ली से स्टार्ट कर दे, ताकि जब लेह में पहुंचे तो इतना ज़्यादा उसे एएमएस और बाकी प्रॉब्लम ना हो। पैरासीटामोल देंगे या आइबुप्रोफेन देंगे हेडेक के लिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। हाइड्रेशन, ब्लैंकेट देंगे, अगर ज़्यादा उसकी कंडीशन बढ़ती है तो उसे हम डाउन करेंगे, 500 से 1000 मीटर डाउन करेंगे, ठीक है। इसका ऑनसेट क्या रहता है, जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड में गए 6 से 12 घंटे के बाद में ये स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम रहता है 24 से 48 घंटे तक एएमएस के चांसेस आने के। समझ में आ गया सर? दूसरा एक तरीका है लेक लुइस स्कोर रहता है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि माइल्ड एएमएस है, मॉडरेट है, सीवियर है एएमएस। तो इसमें क्या रहता है, उससे पूछेंगे पेशेंट से कि आपको हेडेक है, वो बोलेगा नो हेडेक, तो 0 हो गया। पेट की प्रॉब्लम है, जीआई सिम्टम है, तो वो बोलेगा हाँ नॉजिया है, वॉमिटिंग है, तो 2 नंबर इधर आ गए। वीकनेस, थकान लग रही है, वो बोलेगा हाँ मॉडरेट फैटिग है, वीकनेस है, तो 2 नंबर इधर आ गए, तो 2 और 2 4 हो गए। चक्कर उक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, वो बोलेगा, अगर ये बोलेगा माइल्ड डिजीनेस है, लाइट हेडेडनेस है, तो 1 हो गया, तो ये टोटल 5 हो गए। तो अगर 5 स्कोर है, माइल्ड एएमएस में स्कोर 3 से 5 होता है, तो उसे माइल्ड एएमएस है। मॉडरेट एएमएस में 6 से 9, सीवियर एएमएस में 10 से 12, ठीक है। अब ये एएमएस के जो सिम्टम है, इसके साथ में सपोज एएमएस के सिम्टम आपने देख लिए, इसके साथ में सपोज एएमएस के पेशेंट ने दारू पी,
दारू पी के बंदा कैसे हो जाता है, ड्रॉजी जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो आते हैं तो वो हम बोलते हैं हैको, सेरेब्रल एडेमा। उसका गेट चेंज हो जाएगा, ड्रंकन गेट हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉजीनेस होगी, उसका सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाएगा, मतलब आप टच करेंगे तो वो होश में आएगा। तो एएमएस के ये सिम्टम प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जैसे दारू पी ली हो उसने, अगर वो सिम्टम हो, पेशेंट अगर आपने सुबह उठाया उसे और वो आके बोल रहा है और स्लरिंग ऑफ स्पीच है, क्लियर नहीं बोल पा रहा है, आंखें खोल रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, इरिलेवेंट बोल रहा है, तो समझ जाना उसे सेरेब्रल एडेमा हो गया, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा हो गया, ठीक है। तो ये इससे आप पता लगा सकते हैं। आप ये हाई एल्टीट्यूड इलनेस चीजें हैं जो मेन है आपकी। तो ये एक्यूट एएमएस मैंने बता दिया है क्या क्या चीजें रहती हैं, सही ना। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा, ये सारी चीजों के साथ में अगर कंफ्यूजन होगी, अटैक्सिया होगा, कॉमा हो गया, कॉमा में भी जा सकता है। लास्ट में क्या रहेगा, देखो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, बंदे को कंफ्यूजन हुई, सही ना, उसका कॉन्शियस हुआ, कॉमा में चला गया, कॉमा के बाद में बंदा की डेथ। सबसे खतरनाक होता है बेस, टिपिकली सेकेंड स्टेज में होता है, ठीक है। एएमएस से हेस बदलने में 12 से 3 दिन लगते हैं। ट्रीटमेंट डिसेंट ही करना है, बंदे को तुरंत डाउन करना है, ऑक्सीजन देना है, डेक्सामीथासोन देना है। डेक्सामीथासोन इज ए स्टेरॉइड, ये क्या करेगा, आप इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हो, अगर कॉन्शियस है तो टैबलेट फॉर्म में देना है, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश है, तो उसे इंजेक्शन देते हैं, जबरदस्ती उसके मुंह में नहीं दवा डालेंगे। हमेशा याद रखना, कोई भी अनकॉन्शियस बंदा हो उसे पानी नहीं देना है, कोई टैबलेट वैबलेट उसके मुंह में नहीं डालना है, क्योंकि वो पेट की जगह फिर लंग्स में चली जाएगी, फिर वो एस्पिरेट करेगा, ठीक है, मतलब वो उल्टी करेगा, उसी टाइम पे सांस लेगा, तो वो जो पूरा मटेरियल है वो पूरा लंग्स में चला जाएगा और ज्यादा कंडीशन उसकी खराब हो जाएगी। इसका प्रिवेंशन क्या है, एक्लेमेटाइजेशन। अब आ गया हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा, तो हिप, तो इसमें क्या रहता है कि आपके लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। तो जब आपके नॉर्मल आप सोचिए कि अगर आपके लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ है तो आप कैसा फील करेंगे। पहली बात, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, छाती में जकड़न होगी, टाइटनेस फील होगी, है? आप उसका नाम क्या, सुपारी लेट नहीं पाओगे, आपको बैठना पड़ेगा सांस लेने के लिए। तीसरा, सारे लड़के तो कान फटेगी, तो आपका क्या करेंगे, वीकनेस होगी, सही ना, सांस नहीं ले पाएंगे, घबराहट होगी, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि लगेगा अब तो गैर प्राण त्याग की यमराज खड़ा है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली क्या रहता है कि ये फर्स्ट स्टेज में होता है, ठीक है, इसमें डिसेंडी करना होता है। आपको इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, हम एसिटाजोलामाइड देंगे, डायमॉक्स से क्या होगा, पानी जो फेफड़ों में भरा हुआ है वो पेशाब में निकल जाएगा। आप स्टेरॉइड देंगे, स्टेरॉइड से क्या रहता है, इन्फ्लामेशन कम होगी, तो जो लंग्स में इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाएगी। मोबिलाइज करेंगे इंडिविजुअल को, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो ये आपको ट्रीटमेंट है। भी मैंने केस बताया, इसे हम क्लिनिकल उसमें 29-year-old नेहा ट्रैक लीडर जोंगरी सिक्किम में गई, जहाँ की एल्टीट्यूड है 4200 मीटर। आफ्टर फास्ट क्लाइंब, टेम्परेचर जहाँ का -8 रहता है, विंडी नाइट रहती है। सिम्टम उसे क्या हुआ, सीवियर ब्रेथलेसनेस होगी, रेस्ट पे ड्राई कफ आया, बाद में फ्रॉथी पिंक विद स्प्यूटम, चेस्ट टाइटनेस होगी, रैटलिंग ब्रेथ। तो जब हम सांस लेंगे क्योंकि पानी भरा हुआ है, तो जैसे हम पेपर को फोल्ड नहीं करते, वैसे क्रेपिटेशन की आवाज आएगी। और जो आपने गाँव में देखा होगा, बुढ़े जो ज्यादा बीड़ी पीते हैं तो उनकी साए बीसी की आवाज आती है, रैटलिंग, रैटल स्नेक रहता है, वैसे आवाज आएगी क्रैकल्स फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, ऑर्थोपनिया, मतलब सीधा नहीं लेट सकता, उसे बैठना पड़ेगा सांस लेने के लिए। उसका हार्ट रेट 120 पर मिनट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए वो क्रेव करेगा तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, तो रेस्पिरेटरी रेट उसका बढ़ जाएगा, सैचुरेशन 62 हो जाएगा, ठीक है। और
बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो साइनोसिस हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, नोज पे फिंगर्स पे कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू लिप हो जाएंगे, सही ना, नेल्स हो जाएंगे और वीकनेस रहेगी। तो इसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सैचुरेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे। 4 से 6 लीटर हम ऑक्सीजन देंगे मास्क पे, सही ना। हमारा एम रहेगा 90% से ऊपर लेके जाना। ब्लैंकेट व्लैंकेट देंगे उसे ताकि वो गर्म रहे। सिटिंग पोजीशन में उठाएंगे, पीछे पिल्लो लगा के या स्लीपिंग बैग लगा के। मेडिसिन में हम निफेडिपिन दे सकते हैं, सही ना, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से ये पूरा लीक हो रहा है, तो हम निफेडिपिन दे देंगे ताकि उससे थोड़ा रिलैक्स हो। ठीक है, तो हम 30 mg की जगह पहले स्टार्ट करेंगे 5 mg से, 5 mg 10 mg। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को हमें डिक्रीज करना है, क्योंकि वहीं से लंग्स में और कहाँ से पानी आ रहा है, पीने से नहीं आ रहा है, वो पल्मोनरी आर्टरी से ही निकल के लीक होके लंग्स में घुस रहा है। तो हमारा मेन रहेगा, हम निफेडिपिन देंगे 5 से 10 mg, डेक्सामेथासोन देंगे स्टेरॉइड ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। अगर कॉन्शियस है नॉर्मली 8 mg हम IM स्टेरॉइड देते हैं, IV भी यूज कर सकते हैं इसे। एसिटाजोलामाइड दे देंगे 250 mg। ठीक है, और हाइपर बैरिक चैम्बर रहता है, हैपो बैग रहता है, तो हैपो बैग में आपको नेक्स्ट उसमें स्लाइड में दिखाऊंगा। तो उसमें लिटाते हैं 4-5 घंटे हम उसमें लिटाएंगे। तो उसमें क्या करता है कि पैडल रहता है, वो पैडल से एक पाइप बैग में कनेक्ट रहता है। तो जब हम करते हैं तो उससे प्रेशराइज कर देते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो अगर 10,000 रुपये इंडिविजुअल है प्रेशर लगा के, तो उसे हम जो अंदर बैग के अंदर हम ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं कि वो हीट होगा 5,000 पे है वैसा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। और अगर कॉन्शियस है बंदा, सब सही है, तो उसे चल सकता है, एम्बुलेटरी है, तो उसे हम डिसेंड कर देंगे, कम से कम 1000 मीटर हम उसे लोअर लेकर आएंगे ताकि इसकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। नॉर्मली इसका ऑनसेट रहता है 2 से 5 दिन, मतलब अगर हम रैपिड एसेंट करेंगे। तो नॉर्मली क्या रहता है कि जब भी आप चल रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो स्लो पेस में रखना है, ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो ये पानी भर गया है, नॉर्मल लंग्स ऐसे रहते हैं, ये देखो सफ़ेद सफ़ेद पूरा पानी भरा हुआ है। और ग्रेडिंग ऑफ हैपो, हार्ट रेट माइल्ड में 120 से कम रहता है, मॉडरेट में 120 से 140 रहता है, सीवियर में 140 से ऊपर रहता है। रेस्पिरेटरी रेट 40 से कम, मॉडरेट में 40 से 50, सीवियर में मोर देन 50। साइनोसिस इसमें नहीं रहती है, माइल्ड में, इसमें रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, सेम सीवियर में, सही ना। सेंसोरियम नॉर्मल इंटेक्ट सेंसोरियम, और इसमें होश में आएगा, बेहोश हो जाएगा, ऐसा सोच लीजिए। ठीक है, ये होता है हैपो बैग। एक चेंबर होता है इसमें कनेक्ट, ये पैडल होता है, पैडल से हम काउंट करके पंप करते हैं, सही ना। हर 5 सेकंड के बाद में एक पंप, हर 5 सेकंड के बाद में एक पंप करते हैं। तो जब पंप करते हैं, इसका जो प्रेशर है वो 2 PSI रखते हैं, सही ना। 3 PSI करेंगे तो कान फट जाएगा, कान में से खून निकल जाएगा पेशेंट। तो 2 PSI प्रेशर रखना है, मेंटेन करना है। तो पहले हम डिफ्लेट रहेगा ये बैग, चेन खोलेंगे, इंडिविजुअल को अंदर लिटाएंगे जो भी है, नीचे कुछ पहले तो समतल ग्राउंड ऐसे नहीं रखना है, सही ना। नीचे कुछ फ्लैट ग्राउंड में इसे रखना है, फ्लैट ग्राउंड में रखना है। नीचे कुछ मैट ऊपर लगा के चेन को खोलनी है, अंदर स्लीपिंग बैग डाल लेना है, इंडिविजुअल को डालना है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के। अगर कॉन्शियस है मोटोरोला सेट दे दो, एक टॉवल दे दो, एक पानी की बोतल दे दो, क्योंकि 4-5 घंटे के लिए वो अंदर है। प्यास लगेगी तो कम से कम पानी पी सकता है, मोटोरोला पे बाहर बात कर सकता है। तो हम चेन खोलेंगे, इंडिविजुअल को लिटाएंगे, पंप करेंगे प्रेशर को। उसके बाद में हर 5 सेकंड के बाद में, पहले तो स्टार्टिंग में हवा भरेंगे अच्छे से, और बाद में हर 5 सेकंड के बाद में एक पैडल मारेंगे, क्योंकि जो एयर में ऑक्सीजन है वही इसी के अंदर जाएगी, उसी से ही वो सांस ले पाएगा। इसमें एक प्रेशर के बाद में यहाँ पे वेल्व होता है, ताकि वो जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए, एक्सचेंज हो पाए गैस को। ठीक है, जब आपको निकालना होगा पेशेंट को, आपको 4-5 घंटे इसके अंदर रखना है। आपको 1 घंटे के लिए पेशेंट को बाहर निकालना है, ताकि वो यूरिन कर पाए, वाइटल विटल चेक कर पाओ, मेडिसिन दे पाओ। उसके बाद में फिर से 4-5 घंटे के लिए इसे अंदर रखना है। ठीक है, जब आपको निकालने का तरीका क्या रहेगा, पहले तो आप यहाँ पे वेल्व रहेगा, वेल्व को दबाना है ताकि पूरी एयर निकल जाए। ठीक है,
बंदे को जो अंदर बंदा बैठा है अगर कॉन्शियस है उससे बोलना ये ऑन करना है, ऐसे करके कान को, ताकि प्रेशर मेंटेन होता है। जब थोड़ा डिफ्लेट हो जाए तो चेंज करना है, ठीक है। आपने देखा होगा कुकर रहता है, कुकर में प्रेशर बना हुआ तो डायरेक्ट कुकर खोलोगे फटेगा, सही ना। तो बंदे की इंजरी हो सकती है कान में। तो पहले तो आपको सीटी से निकालनी है, तो इसमें वेल्व है, वेल्व से एयर निकालनी है, डिफ्लेट हो उसके बाद में उससे बाहर निकालनी है, ठीक है। ये बैग हमारे पास में ऊपर रखा हुआ है। दूसरा आ गया हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा। तो विक्रम 31 ईयर ओल्ड माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग एट ले खरदुंगला गया, जहाँ की हाइट 5300 मीटर है, 3 दिन के अंदर। टेम्परेचर -12 है और बर्फ पड़ रहा है। सिम्टम में क्या हुआ, सीवियर थ्रोम्बिक हेडेक होने लगा, कंफ्यूजन हुई, इरिटेबिलिटी हुई और उसे साक्षात भगवान दिखने लगे सामने, सही ना। हेलुसिनेशन होने लगी उसको, अटैक्सिया है, स्टैगरिंग गेट हो गया, ब्लड स्पीच हो गई, धुंधला दिखने लगा, वॉमिटिंग आई, सीजर भी आ गया, मोदी का दौरा भी पड़ गया। हार्ट रेट उसकी 110 थी, सैचुरेशन 68। तो हम सबसे पहले सैचुरेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन देंगे, मेडिसिन में डेक्सामेथासोन देंगे, सही ना। IM IV स्टैट, मैनिटॉल देंगे। मैनिटॉल IV फॉर्मेट में आता है, 100 ml की बोतल रहती है, डायरेटिक होता है। तो ये क्या करेगा, जो